हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं हमारा जो एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें हिंदी माध्यम में हम इन सभी विषयों की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले स्टार्ट किए हैं हिस्ट्री की एनसीईआरटी, फिर इसके बाद जियोग्राफी की है, फिर साइंस की, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया हमारा। आज देखते हैं हम क्लास 6 की एनसीईआरटी, इतिहास की एनसीईआरटी, जिसका हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड तो कंप्लीट हो जाने के बाद हम देखते हैं आज पार्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे लेसन 5। लेसन 5 के अंतर्गत क्या है कि इसमें दिया है कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इनके बारे में बतलाया गया। चुनाव का एक दिन होता है जिसमें कि जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहा है। कौन उठता है? संकरण उठता है। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। कौन? संकरण के दादा दादी, और सबसे पहले जाएं और वोट डाल के आ जाएं। तो संकरण भी जाना चाहता था कि आखिर में वे इतने उत्साहित क्यों थे, क्योंकि उनको वोट डालने जाना था, इसलिए वह अत्यधिक उत्साहित थे। तो उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। मतलब कि जिसकी सरकार बनेगी उसको, जो भी जीतेगा उसकी हम सरकार बनेगी, जिसके कारण हम आज उन किससे बोलते हैं दोस्तों? वह उसके संकरण के नाना नानी बोलते हैं। किससे? संकरण से। तो फिर क्या हुआ, आगे देखते हैं। तो कुछ लोग शासक कैसे बनते, मतलब कि कुछ लोग जो होते हैं वह कैसे शासक बनते हैं और कैसे शासन चलाते हैं, कि लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए कर रहे हैं। मतलब कि जो भी सरकार बन रही है वह लोगों के मतदान से ही बन रही है, क्योंकि यदि लोग मतदान नहीं करेंगे तो सरकार नहीं बनेगी। कहते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, इसके बारे में हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि राजा संभवतः जन यानी लोगों के द्वारा चुने जाते। जन मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा चुनते हैं और फिर वह सरकार बनाते हैं। परंतु करीब 3000 साल पहले के राजा बनने की प्रक्रिया कुछ परिवर्तन आए। जो पहले राजा अलग तरीके से बनते, तो आज के जरिए वह चुनाव के जरिए से सरकार चलाने वाले राजा ही के रूप में बनते हैं, जिसमें से कुछ लोग बड़े यज्ञों को आयोजित करते थे। मतलब कि पहले पुराने जमाने में राजा के रूप में जो बहुत बड़े बड़े राजा हुआ करते थे वह यज्ञों और प्रतिष्ठान किया करते थे, जिसमें से वह अश्वमेध को छोड़ा करते थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के द्वारा लोगों को देख रेख में स्वतंत्र विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता। मतलब ये घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, और उस घोड़ा का जो भी राजा या जो भी पकड़ लेते थे, जो अश्वमेध में जो घोड़ा छोड़ा जाता था, उसको जो भी लोग पकड़ते थे, उस घोड़े को किसी दूसरे राजा को रोकना होता था। उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करने पड़ती थी। मतलब कि राजा फर्स्ट हुआ, सेकंड राजा जब वह ये घोड़ा अश्वमेध घोड़ा छोड़ता था जब, तो फिर ये राजा पकड़ लेता था, तो उसके साथ इस राजा के युद्ध हुआ करता था। अगर उसने घोड़े को जाने दे दिया तो उसका मतलब यह हुआ कि वह अश्वमेध करने वाले राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। मतलब कि जो ये राजा है, ये अश्वमेध कर रहा है, इसने घोड़ा छोड़ा, तो ये घोड़ा इस राजा
को पकड़ना था, परंतु वह राजा ने इस घोड़े को नहीं पकड़ा। तो ये राजा समझता था कि ये राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, मतलब जो राजा उसको नहीं पकड़ते थे, उस अश्वमेध घोड़े को। तो यह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा सम्मान किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, मतलब कि जो राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे वह बहुत ही अधिक शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा और उसके उपहार लाते थे, मतलब जो भी राजा यज्ञ में जाते थे तो उनके साथ वह उपहार के स्वरूप में बहुत सारी सामग्री लेकर जाते थे। तो इन आयोजनों से राजा का मुख्य स्थान होता, वह राज सिंहासन या बाग की खाल में एक विशेष आसन पर बिठा दिया जाता था। और युद्ध के क्षेत्र में भी राजा के साथी की उसका ही सहचर होता था, मतलब जो राजा रथ में चलता था उसका सारथी के रूप में उसका सहचर हुआ करता था। तो यज्ञ के इस अवसर पर वह राजा की विजयों और अन्य गुणगान करते थे, मतलब कि राजा कैसे जीता, उसकी जीत पर विभिन्न तरीके से गुणगान किया करते थे। सगे संबंधी खासतौर पर रानियों तथा पुत्रों के कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे, मतलब कि जो राजा थे, राजा के जो पुत्र थे वह कई प्रकार से छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे, जिससे कि वह राजाओं को कई तरीके से आमंत्रित, राजाओं का सिर्फ बैठकर यज्ञ में पूरी प्रक्रिया को देखना भर था, मतलब कि जो राजा आता था तो उसमें जो यज्ञ में जो प्रक्रिया हो रही थी उसको किस तरीके से होती है उसको वह देखना चाहते थे। देखना भर था, मतलब कि उससे उसका कोई वास्तव नहीं था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करते, मतलब जो राजा यज्ञ कर रहा था उसके ऊपर पुरोहित वर्ग जो होते वह जल का छिड़काव करते थे और साथ ही कई प्रकार के अनुष्ठान करते था। विश्व तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, मतलब कि विश्व या वैश्य तरीके कई प्रकार की सामग्री का उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता। मतलब कि जो पुरोहित वह शूद्र मानते थे, शूद्रों को उस यज्ञ में शामिल नहीं होने दिया जाता था, मतलब इस आने से रोका जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ और पैसे के आधार पर उनका वर्ग में शामिल कीजिए। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों वर्णों के वर्ण क्या है। वर्ण इस समय का उत्तर भारत में खासतौर पर गंगा यमुना का जो क्षेत्र है इसमें कई ग्रंथ रचे गए, मतलब कि उस गंगा यमुना नदी के किनारे बैठकर कई ग्रंथों को रचे गए, जिसमें ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण भी उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते, मतलब कि जो ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रचे गए थे उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता था। इसके अंतर्गत जिसमें सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है तथा अन्य ग्रंथों को भी शामिल है, जिसमें पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, मतलब कि जो पुरोहित वर्ग है उन जो यज्ञ रचा करते थे उनमें विभिन्न प्रकार की कई अनुष्ठान किया करते थे, जिससे उनके संपादन की विधियां बताई गई है, मतलब किस तरीके से यज्ञ और यज्ञों का अनुष्ठान किया करते थे कौन, वे राजाएं, जिसमें सामाजिक नियमों के बारे में बतलाया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिसमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। किस टाइम पे? जब उस राजा के टाइम पे हुआ करते थे, जहाँ पर कुछ पुरोहित वर्ग, योद्धा, वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक, कुछ व्यापारी और भी धनवान भी थे, और शिकारी तथा भोजन संग्रह पर निर्भर करते थे। जो शिकारी हुआ करते थे वह भोजन के संग्रह पर निर्भर रहा करते थे।
तो पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण वर्ग, मतलब कि जो पुरोहित वर्ग थे उन्होंने इस वर्ग के लोगों को 4 भागों में विभाजित किया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण में अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, उनका काम वेदों का अध्ययन करना था। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो सबसे पहला वर्ग था वह ब्राह्मणों का था, जिसका काम होता था कि वेदों का अध्ययन करना, पूजा पाठ करना, ये आदि सामग्री ये ब्राह्मण वर्ग के लिए थी। तो फिर यज्ञ करना ये आदि उसमें सभी शामिल थे, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। कौन दिया करते थे? राजा जो होते थे उसके यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए उन्हें कुछ उपहार के रूप में दिया जाता था। दूसरा वर्ग था वह शासक था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता, मतलब कि जो शासन करते थे, जो योद्धा के तौर पर हुआ करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें हम क्षत्रिय वर्ग कहा जाता था। उनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। किनका काम था? यो क्षत्रियों का। सिर्फ उनका काम था लोगों की रक्षा करना, युद्ध करना। तीसरे स्थान पर था वह विश्व या वैश्य थे, जो कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी आते हैं, जिसमें क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। किनको? क्षत्रिय और वैश्य को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों के अंतिम शूद्रों का था, जिसका वर्णों और शूद्रों का था, जिसमें इन्हें अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। किनको नहीं था? शूद्र और वर्णों का क्या था? अधिकार, ये अनुष्ठान करने का कोई अधिकार नहीं था। औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता, मतलब कि जो औरतों को भी यह शूद्रों के समान माना जाता था। महिलाएं तथा शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, मतलब कि जो महिलाएं थी उनको, महिला और शूद्रों को भी वेद का अध्ययन नहीं करने दिया जाता था। तो पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के लिए ब्राह्मण माता पिता संतान के ब्राह्मण ही होते थे और होती थी, और बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत में ही कुछ शिल्पकार थे, शिक्षक थे, संग्राहक शामिल थे। साथ ही उन्हें लोग भी आते हैं जो शवों के दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों के संपर्क में अपवित्र माना जाता, मतलब जो इन लोगों को दफनाने का काम करते थे, जो उन लोगों के साथ वो रहते थे, तो उनको क्या अपवित्र माना जाता था। इसके अनुसार ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्णों को स्वीकार नहीं किया, मतलब कि वर्णों के उनको स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं ही पुरोहित श्रेष्ठ मानते थे, जो राजा थे वो अपने आप को पुरोहित श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोगों जन्म के आधार पर निर्धारण नहीं मानते थे, और इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को व्यवसाय के आधार पर ही भेदभाव उचित नहीं समझते थे, मतलब कि जो व्यापार करते उसके आधार पर भेदभाव उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि वह अनुष्ठान सम्मान करें, उसका अधिकार सबका हो, सबको कुछ छूत जैसे सब आलोचना की हो। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जैसे कई इलाकों में सामाजिक या आर्थिक असमानता है और बहुत ही कम थी। यहाँ पुरोहित वर्ग का प्रभाव भी सीमित था, लोगों के वर्ण के विरुद्ध आधार पर किया गया। तो अब देखते हैं दोस्तों, जनपद क्या है। तो महायज्ञ करने वाले राजा या जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते, मतलब जो राजा है जन के राजा ना होकर वह पूरी जनपद के राजा माने जाते थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है कि जब बसने वाले की वह जगह होता है जहाँ कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 49 में दर्शाया गया है। पुरातत्वविदों में इन जनपदों को कई बस्तियों की खुदाई की गई। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर में और एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़पट्टियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवर को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों आदि की फसलें उगाया करती, जो कि उनकी जीविका का महत्वपूर्ण साधन था। क्या आप सूची में देख सकते हैं इसके नाम, किसी के नाम को उल्लेख किया गया। चित्र में दिखाए गए कि धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में किस तरह के
चीज़ों को रखा जाता था। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उनमें कुछ धूसर, कुछ लाल रंग के होते थे, जिनमें पुरोहित पूरा स्थलों के रूप में के कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्र में धूसर पात्र के रूप में माना जाता है। जैसे कि वे इनके नाम से ही स्पष्ट है इन बर्तनों का पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामिति आकृति के रूप में दर्शाया गया है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों महाजनपद काल क्या है। महाजनपद काल करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद से अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाता है। मतलब जो 2500 साल पहले जो जनपद थे वो है अधिक महत्वपूर्ण, मतलब सबसे ज्यादा इनका उपयोग किया जाना, जिन्हें हम महाजनपद काल कहा जाते हैं। कुछ महाजनपदों में दिखाया गया है कि अधिकतर महाजनपद एक राजधानी होती थी और कई राजधानियां इनके किलेबंदी की गई। मतलब कि उस टाइम में जो राजधानियां थी उन राजधानियों में कई राजधानी को क्या किया गया, किलेबंदी किया गया, जिनके चारों ओर लकड़ी, ईंटें, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई, जिससे कि इधर इस साइड से उस साइड आदमी ना जा सके। ऐसा लगता है लोगों को अन्य राजाओं के आक्रमण से डर था। मतलब कि जो एक राजा है उसको महल के चारों ओर, इस महल के चारों ओर वह इस टाइप से क्या बाउंड्री बना देते थे, जिससे कि कोई राजा है वह अचानक इसमें आक्रमण ना करे। यदि आक्रमण करता है तो वह सीधे ही राजा के ऊपर आक्रमण माना जाता था। अब बात करते हैं दोस्तों, और शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से वह किले की सुरक्षित भी हो जाती थी और वह युद्ध बाहरी आक्रमण से बचा जा सकता था। इस तरह से वह इनका निर्माण किया करते थे। कौन? राजा, जिसमें कि ईंटें हैं, पत्थर हैं का इंतजाम करना होता था। हजारों स्त्री, पुरुष, बच्चे इसके लिए अधिक परिश्रम, मतलब की मेहनत का काम करते थे और संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। इन राजा सेना रखने लगे थे। सिपाही को नियमित वेतन देना पूरे साल रखा जाता था। मतलब कि जो सिपाही उनके पास रहते थे उनको समय समय पर हर मंथली, महीने के तौर पर उनको वेतन दिया जाता था, या फिर उनका पूर्व भुगतान संबंधित सिक्कों के माध्यम से किया जाता था। जिसमें दिखाया गया है दोस्तों, जैसे कौशाम्बी किले की दीवार, जिस चित्र के अनुसार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास मिली ईंटें की दीवार है, जो अवशेष इसके भूभाग एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले, मतलब कि ये किला है, किला के ऊपर ये ईंटें की दीवार बनी गई, जिसमें कि आदमी चढ़ रहा है। कर किस प्रकार से दिया जाता था? महाराजाओं के राजा विशाल किले बनवाते थे और एक बड़ी सेना रखते थे। मतलब जो राजा हुआ करता था वह किला बनवाया, उसमें बहुत बड़ी सेना रखता था, जिसमें कुछ प्राचुर संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम कर्मचारी की आवश्यकता होती है। महाजनपद के राजाओं के लिए कुछ समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर वह कुछ कर वसूलते थे, जिससे कि वह कौन वसूला करते थे? राजा कर वसूला करते थे, जिससे कि वह सैनिकों को वेतन दे सके। अब फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे और 1/6 हिस्सा उनको निर्धारित किया जाता था, मतलब कर के रूप में उनसे लिया जाता था। कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। मतलब जो कारीगर थे उनके ऊपर भी कर लगाया जाता था, जो कि अब उन कर को किस प्रकार के चुकाया जाता था, मतलब कि राजा के रूप में काम करके चुकाया जाता था, जिससे कि बुनकर, लोहार, सुनार आदि राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता। मतलब जो इसके अंतर्गत आते थे उनको सभी को कर के रूप में राजा के घर में एक महीने में एक दिन काम करना होता था, जिससे कि उनका कर से मुक्ति मिल जाती थी। किनको?
कौन कौन थे इसमें, सोनार है, लोहार है, इन वर्गों को पशुपालक जानवरों के उत्पादक कर के रूप में देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखिरक तथा जो शिकार से जंगली प्राप्त वस्तु हैं उनको भी कर देना पड़ता था। इसमें दिखाया गया है दोस्तों कृषि में परिवर्तन किस प्रकार हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े बड़े परिवर्तन आए। हल फाल और लोहे बनवाने लगे। या अब कठोर जमीनों की, मतलब कि लोहे के जो हल होते थे उनसे वह कठोर से कठोर जमीन पर उसकी जुताई करके वह फाल की तुलना में लोहे के फाल का आसानी से हो जाता जा सकता था, मतलब कि इस टाइप से। जी, हल के रूप में उसकी जुताई की जा सकती। दूसरे लोगों को धान पौधे रोपण करना आदि, खेतों के बीज में छिड़काव करना, धान उपजाने के बजाय धान के पौधों को तैयार करना, फिर पौधों को रोपण करना जिससे कि ज़्यादा पैदावार की जा सके। इस प्रकार के परिश्रम करना पड़ता था जो कि ज़्यादातर दासी या भूमिहीन खेतिहर मजदूर काम करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा के परिवर्तन के रूप में किस प्रकार से हुआ? देखते हैं दोस्तों भूमि का सूक्ष्म निरीक्षण मगध में। मानचित्र 4 में आपको 49 पेज में मगध के ढूंढे लगभग 100 साल भीतर के मगध का सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा सोन जैसी नदियों के किनारे यातायात, जल वितरण, जमीन उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण मगध का एक हिस्सा, जिसमें कि जंगलों के होने वाले हथियार को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के रूप में काम में लगाया जाता था। और यही जंगलों की गाड़ियों रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में मगध में दो बहुत बड़ी शक्तिशाली बिंबिसार और अजातशत्रु कौन थे? मगध में दो बहुत बड़ी शक्तिशाली शासक थे जिसमें मगध, अजातशत्रु और बिंबिसार और अजातशत्रु। इन जनपदों में जीतने के लिए संभवतः अपनाते थे। महाजनपद में एक महत्वपूर्ण शासक थे जिन्हें हम अपने नियंत्रण में कर महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला बिहार था। कौन सा था राज था? बिहार था, जो राजगृह के आधुनिक राजगिरी के कई मामलों में मगध की राजधानी बन चुकी थी और वह पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया गया। किसको? मगध को। 2300 साल पहले की बात है दोस्तों, जिसमें मैसिडोनिया का राजा मैसिडोनिया का राजा कौन था? वह सिकंदर था। विश्व विजय करना चाहता था। कौन? सिकंदर। जो पूरी तरह सफल ना होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत के उपमहाद्वीप में वह ब्यास नदी के किनारे पहुंचा, जिससे कि वह जब मगध को कूच करना चाहता था, सिपाहियों ने आने की जो नदी थी वह बहुत थी, जिसके कारण वह सिपाही ने इस पार को आने से इनकार कर दिया। तो इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेना के बीच में तुम्हें क्या अंतर मिलता है? तो अब देखते हैं दोस्तों आगे। वाणिज्य वर्ग क्या है? वाणिज्य क्या है? जैसा कि तुम ऊपर शक्तिशाली राज्य बन गया था नजदीक के वाणिज्य में, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, और यहाँ के अलग अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था दोस्तों। और ये गण या संघ के शासक, जिसमें कि कभी कभी लोग एक शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति का राज कहलाता, मतलब कि एक जगह पर शासन करना उसके प्रत्येक व्यक्ति का राज कहलाता था, जिसमें सभी राजा विभिन्न अनुष्ठान के एक सम्मान करते थे और वे सभी बैठकर बातचीत और वाद विवाद के जरिए करते थे कि वह क्या करना है। इस तरह से वह तरह तरह के शत्रुओं के आक्रमण से किस तरह से निपटना, उनसे किस तरह से निपटना, इसके यानी कि मिलकर उसको निपटा जा सकते, इसके बारे में वह मिलकर चर्चा करते थे, जिसमें स्त्रियां, दास या कामगार सभी हिस्सा नहीं लेते थे।
इसमें बताया गया गढ़। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदियों वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ मतलब कि संघ का अर्धात संगठन, मतलब एक सभा का बनना। इसमें कुछ तस्वीरें हैं जिसमें कि बुद्ध, महावीर जिसके बारे में अध्याय 6 में पढ़ेंगे, और दोनों के संघ संभवतः बौद्ध संघ के ही रूप में वर्णन मिलता है। वाणिज्य संघ का वर्णन दीर्घ निकाय के लिए किया गया, जिसमें कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें कि बुद्ध के कई व्याख्यानों का वर्णन किया गया, जिसमें करीब 2300 साल पहले की बात है। अब देखते हैं दोस्तों अजातशत्रु। अब बात करते हैं दोस्तों अजातशत्रु और वाणिज्य संघ किस प्रकार का था। अजातशत्रु वाणिज्य संघ का पर आक्रमण करना चाहता था। कौन? अजातशत्रु। उन्होंने अपने मंत्री वस्कर को युद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। उसका जो मंत्री था युद्ध वस्कर के पास सलाह करने के लिए भेजा। किसने? अजातशत्रु ने। ये बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या वाणिज्य सभा नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित है, मतलब जो वाणिज्य सभा होती है उसमें नियमित रूप से होती है या उसमें होती है और उसमें सभी सदस्य जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। किसने पूछा? बुद्ध ने पूछा। किससे पूछा? वाणिज्य से। तो जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वाणिज्यवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वे पूर्ण और नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और ध्यान देंगे। इसने पूछा बुद्ध ने। और वाणिज्य महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों के क्षेत्र का रखरखाव करेंगे और विभिन्न मतलबी का संतानों का सम्मान करेंगे और उनसे कोई रोक नहीं लगाएंगे। किसने पूछा? बुद्ध ने पूछा। किससे? वाणिज्य से। वाणिज्य का संबंध महाजनपदों से कैसे है और किस प्रकार भिन्न? 3 अंतर बताइए। तो आपको पता है कि कई राजा शक्तिशाली इन राजाओं को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद भी उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता था और इसके बाद गुप्त शासक गण और संघ विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। और इसके बाद इसके बारे में आगे के अध्याय में आप पढ़ेंगे। अनत्य क्या है? अनियत क्या है? आपने एटलस में यूनान और एथेंस को देखा। किसको देखा? यूनान, एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग एक शासन व्यवस्था की स्थापना करने, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। इस व्यवस्था में 200 सालों तक चली आ रही 30 साल से पहले के ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे और उन्हें महत्वपूर्ण विषयों का निर्माण लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। किनको? जो उनके अन्यत्र थे। इन सभाओं में सभी नागरिक भाग ले सकते, मतलब जो सभा होती थी उनमें सभी नागरिक पूर्ण रूप से भाग ले सकते थे। शासक ने कई नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी और सभी नागरिकों को सेना में सेवा देने पड़ती थी। औरत को एक नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था, मतलब कि उस समय की जो औरतें थीं उनको एक नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी, शिल्पकारों और के रूप में एथेंस में रहने वाले लोग काम करने वाले विदेशियों के रूप में था, जो कि नागरिकों को अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों में, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते। मतलब कि कहने का ये हुआ कि उस टाइम में जो भी लोग उनके अंतर्गत काम करते थे उनको समान रूप से नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। क्या एथेंस में वास्तव में ऐसा होता है? देखते हैं दोस्तों अब क्या बात कही गई है। कल्पना करो कि वैशाली के ऊपर उन सभागार में तुम अंदर झांक रहे के लिए। और थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आई बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। और अब देखते हैं
आगे की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6th क्लास की जो एनसीईआरटी हमारी चल रही है, जिसका पार्ट 3 हुआ। अब देखते हैं आगे की पार्ट 4, जिसमें आने वाले वीडियो में हम इसी के सिलसिले में पार्ट 4 में आगे की चर्चा जारी रखेंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉच। जय हिंद।